पे डिपेंड करा दीजिए या कंट्रोल करा दीजिए, और एक बार वोल्टेज की वैल्यू करंट पे। सो वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। एग्री। नाउ नेक्स्ट थिंग देखते हैं सर, सिमिलरली जो है इधर अगर मैं बात करूं, ये दोनों है करंट सोर्स ही है दोनों, बट एक बार करंट की वैल्यू जो है करंट पे डिपेंड करा दीजिए और एक बार जो करंट की वैल्यू है वो उस पे डिपेंड करा दीजिए वोल्ट पे। सो करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज करंट सोर्स एंड वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। सो यहां तक इनका नॉमेनक्लेचर आ गया कि कैसे इनके नाम आए, क्योंकि 2-3 एग्जाम में मैंने देखा है इनके क्वेश्चन एक डायग्राम बना दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा ये कौन से हैं, और यही चारों ऑप्शन वहां पे अवेलेबल भी होंगे, आप चेक करिएगा जब पेपर सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, तो बढ़ते हैं नाउ। अब जो रिमेनिंग चीज है वो क्या देखते हैं, इनकी यूनिट्स। So this is plus minus. This is voltage source that is depending upon the voltage. So it is alpha V. Agree? Similarly, I am writing here. This is a voltage source, but this is depending upon what? Current. Similarly, this is a current source, which is depending upon what? This is the current source which is depending upon the current, but this is the voltage source which is this is the current source which is depending upon what? Voltage. So यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन बनता है हमसे वो ये बनता है कि इनकी यूनिट्स क्या होंगी। तो बहुत इजी है, यूनिट से निकाला, रटिएगा मत, रटने से काम चलेगा नहीं, क्योंकि आप रटेंगे तो तुरंत भूल जाएंगे, लॉजिक के साथ याद करेंगे तो बहुत काम की चीज है ना। कैसे निकालते हैं इसकी यूनिट? सपोज दिस इज द वोल्टेज सोर्स whose unit is volt. Agree? This is the left hand side. Now this factor, the alpha V, should also be a volt. Now voltage is already mentioned. The voltage is already mentioned. So alpha into volt. So alpha should be a constant. Alpha should be a constant. So here alpha is called the gain, and it is a unit less quantity. It is a unit less quantity. Agree? अब इधर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट में। अब ये जो सिंबल है इसकी तो यूनिट होगी वोल्ट। एग्री? बट इसकी यूनिट जो है, इसका जो फॉर्मूला वो क्या दे रखा है? अल्फा आई। सो यू नो दैट दिस इज अ वोल्ट, दिस इज द एम्पियर। सो मैं एम्पियर को किससे मल्टीप्लाई कर दूं सो दैट इट बिकम्स अ वोल्ट। सो अगर मैं एम्पियर को मैं ओम से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वोल्टेज बन जाएगा। सो हियर अल्फा इज अ रेजिस्टेंस, अल्फा इज रेजिस्टेंस एंड हुज यूनिट इज ओम। एग्री? नेक्स्ट चीज देखते हैं हम, अब आगे बढ़ते हैं ना। ये है करंट सोर्स, तो इस करंट सोर्स की जो यूनिट है वो एम्पियर होगी, और इसके लिए क्या दे रखा है? अल्फा आई, तो इसकी यूनिट तो एम्पियर होगी। नाउ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल, सो अल्फा शुड बी देयर गेन। सो बट यहां पर जो गेन होता है इसको बोलते हैं हम करंट गेन। क्या बोलते हैं इसको? करंट गेन। बट यहां पर जो गेन होता है उसको बोलते हैं वोल्टेज गेन। क्या बोलते हैं इसको? वोल्टेज गेन। यहां तक हमने 3 चीजों की यूनिट निकाल ली है। अगली बात मैं करता हूं, ये फिर करंट सोर्स है, ये क्या है? करंट सोर्स। और करंट सोर्स की यूनिट क्या होनी चाहिए? एम्पियर। बट इसके लिए क्या दे रखा है? अल्फा बी। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड जो है एम्पियर है और राइट हैंड साइड जो है वोल्ट है, यहां पर क्या है? ये वोल्ट है। तो मैं वोल्ट को किससे मल्टीप्लाई कर दूं या किससे डिवाइड कर दूं सो दैट इट बिकम्स एम्पियर। तो मेरे को अगर पता हो, ओम्स लॉ मैंने देखा ही है, I = V by R। अगर ये वोल्ट है, वोल्ट को मैं ओम से डिवाइड कर दूं या मैं वोल्ट को जो है मो से, इट इज साइमन से मल्टीप्लाई कर दूं, देन इट बिकम्स एम्पियर। सो बेहतर यही होगा, अल्फा जो है इट इज मो or the ohm inverse. So the alpha is called here transconductance. Agree? So it is called transconductance. So अभी तक हमने क्या करा? इन सबकी यूनिट निकाल ली। अब थोड़ी सी और बातें डिस्कस कर लेते हैं कि क्या बातें नेक्स्ट हो सकती हैं। नाउ वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स किसका एग्जाम्पल है? आपके एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आते भी हैं कि which of the following is an example of voltage controlled voltage source. So when you study your analog, please see carefully. Voltage controlled voltage source is an example of op-amp. Agree? Now current controlled voltage source and current controlled current source are an example of BJT. And voltage controlled current source is an example of JFET. What? JFET. ये एक बात हो गई कि इनके क्या क्या एग्जाम्पल है, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है।
नेक्स्ट चीज और देख लेते हैं हम कि अभी तक हमने हमने टॉपिक स्टार्ट करा था टाइप्स ऑफ सोर्सेज। तो टाइप्स ऑफ सोर्स जो थे वो दो तरीके के थे, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, चाहे वो वोल्टेज सोर्स में हो चाहे वो करंट सोर्स में हो। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में क्या अंतर है वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। अगर मैं चेक करूं तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में क्या अंतर होता है। पहला अंतर जो मेरे हिसाब से हो सकता है दैट इज independent and dependent. Independent sources are active. Independent sources are active while the dependent sources are depending on other quantity, but these are depending upon the constant like alpha I, alpha B. So if you see in two person in voltage control voltage source or in current control current source, alpha is a unit less quantity. Here alpha is a voltage gain and here the alpha is current gain, so alpha is a constant. In the two part, here alpha is a resistance and here alpha is a transconductance, but resistance and conductance both are the linear element. So I can say the dependent sources are linear while the independent sources are non-linear. Agree? So this is the basic difference between these two. And what should be the next? Now all the things are remaining same. They are dependent source and independent source. तो मैं लास्ट इसको कंक्लूजन कर रहा हूं कि हमने जो है टाइप्स ऑफ सोर्स देखे, दो टाइप के सोर्स होते हैं, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स जो है वो दो टाइप के हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट फिर दो टाइप के हैं, आइडियल और प्रैक्टिकल। आइडियल की क्या प्रॉपर्टी होती है, प्रैक्टिकल की क्या प्रॉपर्टी है, किसको कैसे शो किया जाता है, कब कनेक्ट होंगे कब कनेक्ट नहीं होंगे, कब करंट रेटिंग बढ़ेगी कब वोल्टेज रेटिंग बढ़ेगी, ये सारी चीजें हमने देख ली हैं और ये टॉपिक हमारा फिनिश हो गया। अब हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं जो कि आपको ये जो टॉपिक पढ़ाया गया इस थोड़े से पिक्चर को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। बढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। अभी तक जो हमने टॉपिक पढ़ा आइडियल सोर्सेस और प्रैक्टिकल सोर्सेस, उन पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो अभी हमारे पास 4 क्वेश्चन हैं, 4 के बाद और भी क्वेश्चन करेंगे, बट वन बाय वन इसको सॉल्व करते हैं कि जो हमने पढ़ा वो क्लियर हो जाए। ठीक है, सॉल्यूशन टू 1 फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ the voltage and current curve of a circuit is shown in figure. The internal resistance of E is okay. So अगर E का internal resistance पूछा है that means ये जो E है ये practical voltage source है और practical voltage source का जो internal resistance है वो सीरीज में होता है। ये बात आपको पता हो जानी चाहिए बहुत क्लियरली। तो ड्रॉ करते डायग्राम इसका। E एक सोर्स है, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो उसके साथ सीरीज में होना चाहिए और डायग्राम में एक रेजिस्टेंस ऑलरेडी दे रखा हुआ है, इट इज 10 एंड आफ्टर दैट वी हैव करंट एंड देन वोल्टेज। एग्री? सो अप्लाई करते हैं। अब ये ध्यान रखना थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें। अगर मैं ऐसे ही V बनाऊंगा तो आपको लगेगा सर्किट ओपन है, बट जब 0.5 है तो वोल्टेज 88 वोल्ट है, दैट इज लोड लगा हुआ है, तो हम इसको बेहतर होगा आपको लोड मान ले, इसको लोड लगा हुआ है और ये V और नाउ वी हैव I। नाउ इफ यू अप्लाई द KVL E minus I into R minus 10 into I minus of V equals to 0. Agree? So when first point I think when I is 0 and I is 0 means open circuit condition, there is no load at the output of the battery, then I is 0, then E is what? V. E is equals to V. And when current is 0, the voltage is 100 volts. So E is 100 volt. That is called open circuit voltage and no load voltage. No load voltage. Agree? Now. So हमारा no load voltage हमें पता चल गया, that is E is how much? 80. Now when load is connected, there will be a current and that corresponding current, the voltage is 88 volts. So this is the no load voltage, that is now, but the load voltage is 88 volt. Agree? So यहां तक हो गया हमारा। अब अगर हम इस इक्वेशन में जो हमने KVL इक्वेशन लगाई है इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दें, then we have clear answer.
सो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। E दैट इज 100, I दैट इज 0.5, आपको कैलकुलेट करना है R माइनस दैट इज 10 इंटू 0.5 माइनस 88 इक्वल्स टू 0। सो अगर मैं 100 में से 88 घटाऊंगा तो इट इज 12 इक्वल्स टू R मैं कॉमन ले लेता हूं। सो R आई एम टेकिंग कॉमन, और सो इट इज, अगर R में कॉमन ना लूं तो 0.5 अगर मैं कॉमन लेता हूं, देन 0.5 इज कॉमन, देन इट इज R प्लस 10 नाउ। So R plus 10 that is equals to 12 divided by 0.5. So 0.5 से 0 को बढ़ा लें, so 5 2 that is 24. So R plus 10 equals to 24. So R is 14 ohm. So हमारे पास कोई ऑप्शन है? Yes, हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है। बट एक चीज का ये ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग डायरेक्ट मार देंगे कि एक बैटरी के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस जो लगा हुआ है, हमसे फालतू में पूछा है 10 ओम। ऐसा नहीं हुआ। अगर वो इतना इजी अगर करके पूछना होता तो क्वेश्चन ही नहीं देता। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो डी होगा। वो इसलिए पूछा है कि आपको पता है या नहीं पता है कि किसी प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में होता है या पैरेलल में होता है या होता ही नहीं है। इस चीज के बेस पे ये क्वेश्चन पूछा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो हुआ डी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर ए वोल्टेज सोर्स, ये बहुत अच्छा थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना है। फॉर ए वोल्टेज सोर्स टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू द सोर्स ईएमएफ। अब ये ध्यान रखना है, यहाँ पर सबसे क्वेश्चन की खास बात क्या है, आपने जो पढ़ा है वो एग्जैक्ट अप्लाई नहीं होगा। क्वेश्चन में ना वोल्ट आइडियल मेंशन है ना प्रैक्टिकल मेंशन है, तो दोनों बातों को ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैं सॉल्यूशन लेता हूं, यहाँ पर एक तरफ लेता हूं मैं आइडियल वोल्टेज सोर्स और एक तरफ लेता हूं मैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स ना, आइडियल वोल्टेज सोर्स का अगर आपको याद हो तो इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता था, बट प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 नहीं होता था। तो अगर मैं बात करूं, अगर केवीएल आपको याद हो, VL माइनस V इक्वल्स टू 0, सो VL इक्वल्स टू V। ठीक है यहां तक। सो फॉर आइडियल वोल्टेज सोर्स द टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल्स टू द सोर्स वोल्टेज। अगर मैं आइडियल के हिसाब से बात करूं तो ऑप्शन तो यही सही हो गया। बट अगर इसी चीज को मैं प्रैक्टिकल के हिसाब से देखूं तो अगर आपको याद हो VL इक्वल्स टू V माइनस I इंटू R। बट प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के हिसाब से टर्मिनल वोल्टेज और सोर्स ईएमएफ के वोल्टेज बराबर नहीं होते हैं। सो आपका ऑप्शन हो गया ए रॉन्ग। क्लियर है? सो ये ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में खास बात यही है, आपको अजम्पशन नहीं लेना है कि ये आइडियल है या ये प्रैक्टिकल है। आपको दोनों वैलिडिटी चेक करनी है कि क्या पॉसिबल है। तो ए ऑप्शन गलत हो गया ना। टर्मिनल वोल्टेज कैन नॉट एक्सीड द सोर्स ईएमएफ। सो अगर हम ए हमने देखा था, ए गलत हो गया था। क्यों ए क्यों गलत हो गया था? ए जो है ये, अगर मैं आइडियल की बात करूं और इधर मैं बात करूं प्रैक्टिकल की, तो जो ए ऑप्शन है वो आइडियल में तो सही हो रहा है, 50% पॉसिबिलिटी है, बट 50% इसमें डिस्क्वालीफाई कर रहा है। तो यहां पर ये गलत हो गया। इस वजह से मैं ए ऑप्शन को क्या कर रहा था, गलत कर रहा था। अब बी ऑप्शन की बात करूं मैं, टर्मिनल वोल्टेज कैन नॉट एक्सीड द सोर्स ईएमएफ। अगर मैं आइडियल की बात करूं तो टर्मिनल वोल्टेज वी के बराबर हो सकता है, ठीक है। बट अगर मैं प्रैक्टिकल में बात करूं तो VL जो है इट इज ऑलवेज लेस देन द सोर्स ईएमएफ, ठीक है। सो दोनों केस में ये कभी बड़ा नहीं होगा। ये बात ट्रू है, आइडियल में भी बात ट्रू हो रही है और प्रैक्टिकल में भी बात ट्रू हो रही है। अगली अगर मैं केस देखूं इसकी, तो टर्मिनल वोल्टेज इज ऑलवेज लोअर देन द सोर्स ईएमएफ। वही फिर यहां पर तो VL बराबर VA होता है। यहां बात गलत तो हो रही है, बट यहां बात क्या हो रही है, सही हो रही है, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज जो है कम होता है, ठीक है। बट डी में देखता हूं मैं, अगर टर्मिनल वोल्टेज इज ऑलवेज हायर देन द सोर्स ईएमएफ, ये तो बात बिल्कुल गलत हो गई भाई। आइडियल के केस में बराबर हो सकता है, बट प्रैक्टिकल के केस में क्या होता है, ये लेस देन होता है। तो ये बात तो दोनों में रॉन्ग हो गई। अब चेक करते हैं कि कौन से ऑप्शन में ये दोनों बातें 101% फिट बैठ रही हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो फिट बैठ रही हैं दोनों ऑप्शन में, वो बैठ रही हैं बी ऑप्शन में। सो मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर है इसका बी, दैट इज करेक्ट, ठीक है। यहां तक नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थ्योरेटिकल। मैक्सिमम जो बच्चा है इसमें गलत क्वेश्चन में ऑप्शन ऑप्ट कर सकता है, या तो बी पकड़ सकता है या सी। तो बड़ा ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है।
ना क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाउ ए डिपेंडेंट सोर्स, तो अभी हमने चार्ट में देखा था, अगर आपको याद हो, एक डिपेंडेंट सोर्स वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है, करंट भी सोर्स हो सकता है। वो करंट की वैल्यू वोल्टेज की वैल्यू वोल्टेज पे भी डिपेंड कर सकती है, करंट पे डिपेंड करती है। सिमिलरली जो करंट की वैल्यू है वो वोल्टेज पे डिपेंड कर सकती है और करंट पे डिपेंड कर सकती है। ऑप्शन देखते हैं, मे बी ए करंट सोर्स और वोल्टेज, यस ट्रू। ऑलवेज वोल्टेज सोर्स, रॉन्ग। ऑलवेज करंट सोर्स, रॉन्ग। नाइदर करंट सोर्स नॉर वोल्टेज सोर्स, ये तो सारी बातें गलत है, ये सारे ऑप्शन क्या है, गलत है। तो ये हमारा सिर्फ ऑप्शन क्या हो गया, सही, ए, दैट इज ए इज करेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। सिंपल इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए टू टर्मिनल नेटवर्क इज शोन इन फिगर। एक नेटवर्क गिवन है, इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया जो हमने पढ़ा है उसी पर बेस्ड है। अगर हम आपको याद हो, एक आइडियल वोल्टेज सोर्स और एक आइडियल करंट सोर्स अगर पैरेलल में लगे हैं, देन current source is redundant and its equivalent diagram is ideal voltage source. When a ideal current source and a ideal voltage source are connected in series, then the voltage source is redundant and the equivalent diagram is ideal current source. So ये है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। अगर आपको याद हो, जब एक आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स पैरेलल में होते हैं, then current source is redundant and that diagram is equivalent to voltage source। तो बनाते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन नंबर 4, जब आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स पैरेलल में लगे होते हैं तो उसका डायग्राम होता है वोल्टेज सोर्स, ट्रू। और उसके आगे क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है सीरीज में, एज इट इज कनेक्ट कर देते हैं क्योंकि इसके लिए तो कुछ है ही नहीं। तो इट इज V एंड इट इज R। देखो किस ऑप्शन में सही है, तो मेरे हिसाब से जो ऑप्शन ए वो बिल्कुल सही है, तो इसका ऑप्शन हो गया ए। तो देखा हमने जो अभी तक पढ़ा, अगर आपने सही से पढ़ा है तो ये चारों क्वेश्चन बहुत ही जल्दी आपसे सॉल्व हो सकते हैं और आंसर जो है वो 101% सही आएगा अगर आपने जो पढ़ाया गया है वो ध्यान से पढ़ा। अब हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हमने 4 क्वेश्चन करे, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये ध्यान रखना, मैंने अभी आपको एक प्रॉपर्टीज बताई थी, जब एक आइडियल वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स अगर पैरेलल में, देन यू कैन रिडक्ट, then you can neglect the current source while the voltage calculation. When a ideal current source and voltage source are in series, you can neglect the voltage source while current calculation. Similarly, when a ideal voltage source is connected in parallel with the resistance, you can neglect that resistance in the voltage calculation but cannot be neglected during the power and current calculation. Similarly, when an ideal current source is connected in series with रेजिस्टेंस, करंट की कैलकुलेशन करते समय वो रेजिस्टेंस निगलेक्ट हो सकता है, बट पावर और वोल्टेज की कैलकुलेशन करते समय ये निगलेक्ट नहीं होगा। और ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन जो है थ्योरेटिकली फ्रेम होंगे, बट मैं इनको आपको न्यूमेरिकल की हेल्प से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन है, इन द सर्किट शोन इन फिगर द वैल्यू ऑफ V1 एंड I1 विल V। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हम फर्स्ट हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो है क्वेश्चन का आंसर निकालना। नाउ this is 5 volt and this 1 ohm are in parallel, so when these are in parallel the voltage remains same. If you remember, जब एक आइडियल वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस सीरीज में होगा तो वोल्टेज तो सेम ही होगा, so I can write V1 is directly 5 volt, or if you can apply the KVL also here, 5 minus V1 equals to 0, so V1 equals to 5 volt। सही है यहाँ तक, so V1 is your 5 volt। Now when you are getting V1 and I1 is what, 5 upon 1, that is 5 ampere. So if you want to pick your option, so answer is C is correct. So for the answer purpose this question is very easy, but for the power calculation and current calculation and voltage calculation, let's see what happen। अब इसका इंटरेस्ट देखते हैं कि क्या होगा ना। एक बार हम लोग करते हैं यहाँ पर कैलकुलेशन, 2 तरीके से कैलकुलेशन को यूज करेंगे। पहले एक बार कर रहे हैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन। कौन सी कैलकुलेशन, एग्जैक्ट कैलकुलेशन। और एग्जैक्ट कैलकुलेशन का मतलब है विदाउट निग्लेक्टिंग एनीथिंग, विदाउट निग्लेक्टिंग एनीथिंग। और एनीथिंग का मतलब भी यहां पर क्या होगा, जो वोल्टेज सोर्स के साथ रेजिस्टेंस पैरेलल में उसे निग्लेक्ट नहीं करेंगे, जो करंट सोर्स के साथ रेजिस्टेंस उसे निग्लेक्ट नहीं करेंगे। तो देखेंगे कि पावर क्या क्या है डिफरेंट एलिमेंट्स के पास। सो अगर मैं बात करूं यहां तक, यहां से अगर मैं क्वेश्चन को देखूं, सो दिस इज 5
and this is 1, and this is 5, 1, 5, and this is what? 1 ampere. Okay, so this is your our data that is given to your question. This is 5 volt here. Now these are in parallel, and for the parallel the voltage remains same. Then this fellow has 5 volt, and voltage is 5, resistance is 1, then it is 5 ampere. Agree? Now when a ideal current source and the resistance are in series, this resistance doesn't affect on the current calculation. So here the current is 1 ampere. Agree? Now if you apply the KCL, then 1 is incoming from here and 1 is coming and 1 is here. So 1 is incoming from this and 5 is outgoing. So what should be the current through the 5 volt? So let's apply the KCL. Let it is outgoing because we don't know the direction of current. So I के direction को बाहर मान लेते क्योंकि हमने यही rules में पढ़ा है. So plus I plus 5 minus 1 equals to 0. So I equals to plus 4 equals to 0, so I equals to minus 4. Now minus 4 क्या बता रहा है आपको? minus 4 ये बता रहा है कि जो करंट का जंक्शन है वो इनवर्ड है. हमने माना कैसा है? आउटवर्ड. सो करंट यहाँ कितनी हो जाएगी? ये करंट हो जाएगी 4 एम्पियर. सही है यहाँ तक? अब 5 वोल्ट के पास वोल्टेज है, करंट है, 1 ओम के पास वोल्टेज भी है, करंट भी है. अब इस 5 ओम के पास कुछ चीजें रह गई, वो कवर कर लेते हैं. 5 ओम के पास जो करंट है वो 1 है, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा? प्लस से माइनस 5 वोल्ट. एग्री? अब जो 1 एम्पियर है इसके पास करंट है बट वोल्टेज रह गया, निकाल लेते हैं. ये प्लस और ये माइनस, अप्लाई करते हैं केवीएल. तो अगर मैं केवीएल यहां अप्लाई करूंगा तो आप देखिए ध्यान से, v minus 5 equals to 0, so v is 10 वोल्ट. तो अब मेरे पास सारे बंदों के पास क्या आ गया? वोल्टेज भी आ गए, करंट भी आ गए. सो अब मैं पावर की कैलकुलेशन कर रहा हूं. ठीक है, यहां तक पावर की कैलकुलेशन या करंट की कैलकुलेशन जो भी करना चाहें एक्जैक्टली. सो इफ यू सी द 5 वोल्ट पर्सन हैज पावर इज व्हाट? 5 into 4, that is minus 20 watt, because it is delivering, the current is coming out from the positive terminal. Similarly, if you see the 1 ampere current, so it is also behaving as an active element because current is coming out from the positive terminal. So current is 1 ampere and voltage how much is 10, so it is 1 into 10, that is minus 10 watt. So the complete power generating or delivering by the active element is 30 watt. Agree? Now 30 watt is generating, so 30 watt should be absorbing. So let's see who the person who are absorbing the energy. Let's see the first ohm, the 1 ohm resistance. So current is 5, that is 5 ka square, and the resistance is 1, that is 25 watt. Now the second fellow, that is 5 ohm resistance, the current is how much? 1 ka square, and the resistance is how much? 5, that is 5, 25, so 30 watt. This is 30 watt. So you will get the correct answer because the sum of power is 0. The delivering power is equals to the power absorbing. ये हुई हमारी एग्जैक्ट कैलकुलेशन. अब जरा फोकस किस पे करना है ये ध्यान रखिएगा. जब मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूं तो जो 5 वोल्ट वोल्टेज सोर्स है उसके पास है करंट 4 एम्पियर, और हमने ये जो सीरीज में रेजिस्टेंस है करंट सोर्स के साथ ये निगलेक्ट नहीं किया है, तब जो करंट सोर्स है उसके पास जो वोल्टेज है वो कितना है? 10 वोल्ट. नाउ जस्ट निगलेक्ट वन थिंग एंड यू सी द न्यूमेरिकल. अगर मैं क्या करता हूं, नाउ वी आर परफॉर्मिंग द अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन. ठीक है, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन. So see the result. Now suppose हम क्या neglect कर रहे हैं, मैं एग्जांपल में ले भी ले रहा हूं. I'm neglecting, हमें assumption लेना पड़ेगा, neglecting the 5 ohm resistance in series with current source. तो मैं क्या कर रहा हूं, जो करंट सोर्स के साथ रेजिस्टेंस सीरीज में है उसको मैं क्या कर रहा हूं? निगलेक्ट कर रहा हूं. और अगर वो निगलेक्ट कर रहा हूं तो क्या सर्किट पे फर्क पड़ रहा है वो देखते हैं. तो डायग्राम को ड्रॉ करते हैं फिर से. इट इज 5 वोल्ट, इट इज 1 ohm, सॉरी हाँ इट इज 1 ohm, एंड नाउ दिस, इसको सही से बना लेते हैं पहले तो. इट इज 5 वोल्ट and this is 1 ohm
and this becomes current source. ठीक है यहां तक. So it is 1 ampere now. अभी चेक करना है कि क्या क्या गलत रिजल्ट आ रहे हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट है वो अगर उसको कुछ रूल बताओ तो वो उसको कुछ और मैनिपुलेट कर जाता है ना. So when you perform the voltage calculation, it is remain same. 5 is in parallel with this, so it is 5 volt. This is 5 volt, but current is same. This current is same. That is 5 divided by 1. That is 5 ampere. ठीक है यहाँ तक. Now this is 1. तो this is अब हम अगर KCL लगाते हैं इस पे अगर बात करें तो इस पॉइंट पे अगर मैं KCL लगाता हूं तो देखिए क्या आता है रिजल्ट. प्लस I प्लस 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 0. सो I इज -4. I बिल्कुल ठीक आया है, बट सी द रिजल्ट फॉर द current calculation. So we have this is 4 ampere. Now see the result of voltage for the current source. Now चेक करते हैं अभी तक रिजल्ट कहां तक सेम रहे. जब हमने एग्जैक्ट कैलकुलेशन की थी तो 5 वोल्ट है, उसके पास 4 एम्पियर थी. 5 वोल्ट था, 4 एम्पियर बिल्कुल सही है. जो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा था 5 वोल्ट, इसके पास 5 वोल्ट ही रहा. इसके पास करंट 5 एम्पियर थी, 5 एम्पियर रही. इसलिए ऐसा हुआ है क्योंकि मैंने निगलेक्ट इसको नहीं करा है. मैंने जो निगलेक्ट किया है वो किसको किया है, जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है करंट सोर्स के साथ सीरीज में, मैंने उसको निगलेक्ट किया है. तो जो कैलकुलेशन का अंतर पड़ेगा वो भी इसी पे पड़ेगा. नाउ सी द रिजल्ट ऑफ voltage across the current source. Now if you see this current source and this 5 volt are in parallel, then this voltage of V, let this is V, then you apply the voltage, then V minus 5 equals to 0, so V equals to 5 volt. Now see the result. The result is what? Earlier when the resistance is present, that is in series with the current source, the voltage was 10 volt. Now the voltage is 5 volt. You see, when you neglect the resistance, your voltage calculation becomes different. Now earlier the power of the current source was 10 watt. Now power is how much? Now power is 5 into 1, that is 5 watt. Earlier this power was 10 watt. क्लियर है. तो सी द डिफरेंस बिटवीन द कैलकुलेशन. सो मैं इसको समराइज कर रहा हूं. अगर आपको प्रॉपर्टी उस समय समझ में ना आई हो तो अब क्लियर कर लीजिएगा. जब किसी आइडियल वोल्टेज सोर्स के साथ कोई रेजिस्टेंस पैरेलल में है, then that resistance can be neglected during only voltage calculation. That resistance cannot be neglected during the current and power calculation. Similarly, when a current source is in series with a resistance, that resistance can be neglected during the current calculation, because see, this current remains same, but that resistance cannot be calculated during the voltage and during the power calculation. ये जो अभी मैंने आपको एक न्यूमेरिकल की हेल्प से समझाया है, ये सारी जो चीजें हैं आपके एग्जाम में जो है वो थ्योरेटिकल फॉर्मेट में आएंगी और बड़ी अटपटी सी लगेंगी. तो अगर आपको ये न्यूमेरिकल से क्लियर है तो आप बहुत इजीली अपने ऑप्शन को पिक कर सकते हो और आपका ऑप्शन बिल्कुल सही बैठेगा. तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6. सो यहां पर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया द टोटल पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट शोन इन फिगर इज. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते हैं जो हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें निकालना है. सो सी दिस 2 volt and 2 ohm are in parallel, so voltage is 2 volt. Agree? Now the voltage is 2, the resistance is 2, so I equals to V by R, 2 divided by 2, that is 1 ampere. Agree? Now from this, if you apply the KCL, 2 is coming from this point and 1 is leaving, then the remaining one is going to this side. So this is 1 ampere. Now you can apply the KCL also. So अगर मैं KCL अगर अप्लाई करता हूं तो आपको देखेगा -2 + 1. Now, so अगर मैं KCL लगा के देखता हूं तो -2 + 1 + I = 0, बिकॉज हमारा रूल क्या था, अब हमेशा करंट की डायरेक्शन नहीं पता है किसी ब्रांच में, अब ये मानेंगे. So I is 1 ampere. So you see the result. I have already calculated. So I is 1 ampere now.
Now this 2 ohm is having both of the things, voltage as well as current. Now this 2 volt battery is also having the voltage and current. Now what are the left things? ये जो resistance है इसके पास कुछ भी पता नहीं है मेरे को, बट जब भी दोनों सीरीज में होंगे तो सेम करंट गुजरेगी, और जब सेम करंट गुजरेगी तो इसका वोल्टेज होगा 2 into 2 दैट इज 4 वोल्ट, और करंट कितनी हो गई 2 एम्पियर। ठीक है यहाँ तक। बस अब एक चीज रह गई, जो 2 एम्पियर है उसके पास मुझे वोल्टेज नहीं पता। लेट दिस वोल्टेज इज V, लेट दिस वोल्टेज इज V। अगर ये वोल्टेज V है तो इसके लिए मैं KVL लगा रहा हूं, V minus 4 2 equals to 0, so V equals to 6 volt। एग्री। सो अब हमारे पास जितने भी एलिमेंट है, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, उन सब के पास वोल्टेज करंट की वैल्यू पता है। नाउ चेक करते हैं हु आर द which elements are the active and which elements are the passive। so मैं पहले बात करता हूं एक्टिव की, क्योंकि जितनी एनर्जी जनरेट होगी, डिलीवर होगी, उतनी ही एनर्जी कंज्यूम होगी। तो क्वेश्चन किसका है? कंज्यूम का। सो आप रिजल्ट कैसे भी वेरीफाई कर सकते हैं कि आदर यू जस्ट कैलकुलेट द पावर डिलीवरिंग और जनरेटिंग, एंड यू जस्ट calculate the power consuming or absorbing. So see the result. So this 2 ampere is delivering because current is coming out from the positive terminal. So P of 2 ampere. So current is 2 and voltage is how much? 6 into 2, that is 12 watt. Next thing is what? Battery. Yeah, this battery is now this time charging. This battery is this time charging because the current is entering to the positive terminal. So see the result. Sometimes your voltage source is delivering energy and sometimes it is absorbing the energy. This is the clear picture of this. So passive element देख लेते हैं यहाँ से। So passive में कौन कौन आएगा? पहले तो देखते हैं रेजिस्टेंस 2 ओम का, P of 2 ओम, the first one, this 2 ओम रेजिस्टेंस। करंट है आपकी 2 का स्क्वायर 4 इंटू रेजिस्टेंस कितना है? 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 दूनी 8। तो नेक्स्ट 2 ओम का देखते हैं, वो कितना है? 2 ओम, इसमें करंट है 1, सो 1 का स्क्वायर इंटू 2 दैट इज 2 वाट। सो 8 और 10, अभी 2 की कमी रहेगी, यानी कि 2 ये वाले भाई साहब खा रहे होंगे बिल्कुल, क्योंकि जो जनरेट हो रही है वो कितनी हो रही है? 12 वाट। सो P of 2 वोल्ट, P of 2 वोल्ट। सो वोल्टेज इज 2 बट करंट इज 1, सो 2 वाट। तो सी द रिजल्ट, जितना जो करंट 2 एम्पीयर का करंट सोर्स 12 वाट डिलीवर कर रहा था, उतना ये तीनों मिलके क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। सो दिस इज द पावर एब्सॉर्बिंग, पावर एब्सॉर्बिंग, that is equals to 12 watt plus 12 watt, and this is the power what? Power delivering। तो बहुत अच्छा होगा अगर आपको इतनी तेजी से समझ में आएगा कि एक ही बंदा पकड़ लो कि कौन डिलीवर कर रहा है, बस वही आंसर मार दो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये तो हमारा क्वेश्चन बी ना। बट मेरा पर्पस यहाँ आपको कुछ और बताना था कि एलिमेंट को निग्लेक्ट करेंगे तो किन चीजों पे क्या क्या फर्क पड़ेंगे। लेट्स सी नाउ। पिछले क्वेश्चन में जो 5th क्वेश्चन था उसमें मैंने करंट सोर्स के साथ जो रेजिस्टेंस सीरीज में था वो निग्लेक्ट कर दिया था, बट इस टाइम मैं जो करूंगा, इस बार जो वोल्टेज सोर्स के साथ रेजिस्टेंस पैरेलल में, उसको मैं निग्लेक्ट कर रहा हूं। सो वी हैव अगेन 2 टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन हियर। सो कैलकुलेशन देखते हैं, कैलकुलेशन क्या होगी? कैलकुलेशन क्या होगी? एग्जैक्ट कैलकुलेशन। एग्जैक्ट कैलकुलेशन जो कि हम परफॉर्म कर चुके हैं, वो हमारे पास है ऑलरेडी रिजल्ट। नाउ अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन देखते हैं। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन, तो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन में क्या होगा वो देखते हैं हम लोग। तो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन में इस बार मैं क्या कर रहा हूं? नाउ एग्जांपल में बता दे रहा हूं जिससे कि आपको याद रहे। निग्लेक्टिंग द रेजिस्टेंस, निग्लेक्टिंग द रेजिस्टेंस इन parallel with voltage source. This time you are neglecting your shunted resistance. So see the result क्या होता है। So this is 2 ampere and this is 2 ohm. Now this is neglected. This is neglected. See the result. Wow, 2 volt. Now first thing, अब यहां बड़ी खूबसूरत सी चीज बन गई है, जो एक नए रूल को और इसमें इंक्लूड कर दिया है। नया रूल क्या आ गया? जो नया नहीं है, मैं पढ़ा चुका हूं, बट इसके साथ कंबाइन हो गया। जब एक आइडियल करंट सोर्स के साथ एक रेजिस्टेंस सीरीज में होता है तो वो निग्लेक्ट हो जाता है, तो ये निग्लेक्ट हो गया। बट एक जब आइडियल करंट सोर्स के साथ एक वोल्टेज सोर्स सीरीज में होता है
तब जो आंसर आएगा सिर्फ क्या आएगा, करंट सोर्स आएगा, दैट्स द मीनिंग। सो अब चेक करते हैं इस क्वेश्चन में क्या होगा। सो ये सब कुछ सीरीज में है, तो सीरीज में होगा, जब सीरीज में होगा तो करंट क्या रहेगी, सेम। तो इन वाले भाई साहब के पास जो है करंट जाएगी 2 एम्पियर, तो 2 into 2 दैट इज 4 वोल्ट। इनके पास कोई फर्क नहीं पड़ा, बट ये सब कुछ सीरीज में है तो बैटरी के पास कितनी करंट पहुंच रही है, 2 एम्पियर। नाउ सी द रिजल्ट। जब ये रेजिस्टेंस था सर्किट में तब इस बैटरी के पास जो चार्जिंग करंट थी वो थी 1 एम्पियर, बट जैसे ही आपने रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया तो करंट कितनी हो गई, 2 एम्पियर। द फर्स्ट डिफरेंस, सी दिस फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन दीज टू सर्किट, द डिफरेंस नंबर 1 इन कैलकुलेशन इफ यू नेग्लेक्ट। और अगर आपने ऐसा कर दिया तो बस आपका न्यूमेरिकल हो गया। दूसरा डिफरेंस चेक करते हैं, जब ये रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट नहीं हुआ था तब अगर बात करूं तो इसके पास पावर कितनी थी, 2 वाट। कितनी थी इसके पास पावर, अगर चेक करें तो P ऑफ 2 वोल्ट जो थी पावर थी 2 गुणा 1 दैट इज 2 वाट। पर अगर आपने रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया है तो देखते हैं पावर कितनी होगी। तो देखिए रिजल्ट आपके सामने ही है, पावर P इक्वल्स टू 2 into 2 दैट इज 4 वाट। होनी चाहिए थी पावर 2 वाट, बट पावर कितनी हो गई, 4 वाट। तो यही कैलकुलेशन का अंतर है, ये ध्यान रखिएगा। तो फिर से मैं बता रहा हूं, जब भी किसी आइडियल वोल्टेज सोर्स के साथ कोई रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो इसे सिर्फ हम वोल्टेज की कैलकुलेशन करते समय नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि हमारे आंसर तेजी से हैं। बट करंट की कैलकुलेशन और पावर की कैलकुलेशन करते समय अगर आपने गलत ऐसा रिजल्ट ले लिया तो आपका आंसर क्या आएंगे, गलत आएंगे। सिमिलरली अगर किसी आइडियल करंट सोर्स के साथ रेजिस्टेंस सीरीज में है तो ये रेजिस्टेंस जो है वो नेग्लेक्ट जब होगा जब आप करंट की कैलकुलेशन कर रहे हैं, बट अगर आप जब वोल्टेज की कैलकुलेशन करेंगे और जब पावर की कैलकुलेशन करेंगे तो वो गलत आएगी। दैट्स व्हाई ये मैंने न्यूमेरिकल लिए, ये दोनों न्यूमेरिकल के हेल्प से मैंने समझाने की कोशिश की कि अगर आप सीरीज या शंट में कोई भी रेजिस्टेंस को हिलाएंगे डुलाएंगे या चेंज करेंगे तो कैसे आपके जो पावर है, करंट है या वोल्टेज की कैलकुलेशन है वो अफेक्टेड होंगी। तो ये आज हमारा टॉपिक निपट गया। यहाँ पर टाइप्स ऑफ सोर्स, उससे रिलेटेड मैंने 6 न्यूमेरिकल करा दिए। बाकी अगर आप कोई भी न्यूमेरिकल करेंगे तो बहुत इजीली आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है।